गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नानक एजुकेशन पर। आज क्या है जी, आज साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का चैप्टर है, सॉरी आज साइंस का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जी घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। तो ये जो चैप्टर है साइंस का, ये आईटी वाले सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर वालों के लिए ये पहला चैप्टर रहेगा। आईटी सेकंड ईयर जितनी भी सेकंड ईयर की क्लास हैं उनके लिए ये पहला चैप्टर रहेगा। मैथ और साइंस जो आपके मिक्स सब्जेक्ट है ना, उसका ये पहला चैप्टर रहेगा। और जो एचएसएससी, एसएसएससी और रेलवे से रिलेटेड जो साइंस आती है वो भी यही चैप्टर होते हैं। आप सब ये क्लास लगा सकते हो, सभी को इस क्लास से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हाँ जी, क्या है इस चैप्टर में, आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पहले चैप्टर से ही, घर्षण फ्रिक्शन चैप्टर से। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं जी घर्षण क्या होता है। हाँ जी, घर्षण क्या होता है जी, घर्षण होता है जी जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है या सरकने का प्रयास करती है, या क्या कहते हैं, जब क्या होता है जी घर्षण, आप नॉर्मल सी बात है। घर्षण वैसे क्या होता है जी, फ्रिक्शन आपको वैसे बता देते हैं कि जब कोई चीज़, दो चीज़ों के बीच हमेशा घर्षण होता है। जैसे कि गाड़ी अगर चल चल रही है सड़क पर तो उसके अंदर घर्षण पैदा हो, तभी वो चल रही है, ठीक है। ये क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी धरातल पर, क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है या सरकने का प्रयास करती है तो वस्तु तथा धरातल के मध्य एक विपरीत बल पैदा होता है, ठीक है। दोनों के विपरीत बल पैदा होता है, बीच में दोनों के, जो वस्तु को सरकने से रोकता है, बाधा उत्पन्न करता है। इस विपरीत बल को ही हम घर्षण कहते हैं। ओके, फिर क्या है जी घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण सदा लगाए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। हमेशा जिस साइड में आप अब जा रहे हैं उससे विपरीत, ठीक है, विपरीत घर्षण विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अगला जी, यह धरातल की प्रकृति पर, सेकंड है, ये धरातल की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिस चिकने धरातल पर कम और खुरदरे धरातल पर घर्षण अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि किस पर कम होता है, चिकने धरातल पर घर्षण कम होता है जी, और खुरदरे पर क्या होता है, खुरदरे पर अधिक होता है जी, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, तीसरा पॉइंट, दो धरातलों के बीच का सीमांत घर्षण एफ। एफ क्या है यहाँ पे, दो धरातलों के बीच का सीमांत घर्षण एफ होगा, उनके बीच की प्रतिक्रिया आर होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा, पेपर में आता भी होता है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला आता है जो ये म्यू लिखा हुआ ना, म्यू, इसको घर्षण गुणांक को अपन म्यू से डिनोट करते हैं। ये सेकंड ईयर के वाले जो पेपर कर चुके हैं उनके पेपर में ये आया था कि म्यू यानी कि घर्षण गुणांक को किस से डोनेट करते हैं, तो अपन म्यू से डोनेट करते हैं। ओके, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बटे आर। एफ बटे आर, एफ मैंने क्या बताया है, सीमांत घर्षण, दो धरातलों के बीच का सीमांत घर्षण एफ और बीच की प्रतिक्रिया क्या होती है, आर होती है। ओके, तो अगला देखो, चौथा पॉइंट, जब कोई वस्तु अनंत तल पर पड़ी हो तो उसको स्लाइडिंग एंगल, हाँ जी देख लो आगे क्या कहते हैं, स्लाइडिंग एंगल कहते हैं। चौथा पॉइंट है जी, जब कोई वस्तु अनंत तल पर पड़ी हो तो उसका स्लाइडिंग एंगल टेन थीटा बराबर म्यू होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आने वाला है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, म्यू होता है। इसको आप स्लाइडिंग एंगल भी कहते हैं। हाँ जी, सीमांत घर्षण क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल। क्या होता है सीमांत घर्षण? जब किसी वस्तु को चलाने या सरकने के लिए बल लगाना शुरू होता है, ठीक है, जब आप वस्तु को चलाते हैं या सरकने के लिए बल लगाना शुरू होता है तथा धीरे धीरे बल को बढ़ाते हैं तो घर्षण उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तो वस्तु को सरकने से रोकता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर्षण बल अपनी उच्चतम सीमा पर होता है। यदि इस, क्या कहता है, यदि इस घर्षण बल से अधिक बल लगा देते हैं तो वस्तु चलना शुरू हो कर देती है। इसी उच्चतम घर्षण को सीमांत घर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण। ओके, क्या कहते हैं, यदि इस घर्षण बल से अधिक बल लगा देती है, घर्षण बल से ज़्यादा बल लगा देती है, वो चलना शुरू कर देती है, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जी आप लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ जी, अगला है जी घर्षण गुणांक, वेरी इंपॉर्टेंट। घर्षण गुणांक से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये फॉर्मूला भी देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण एफ तथा अभिक्रिया प्रतिक्रिया आर के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहता है कि म्यू बराबर एफ बटे आर या पी बाय डब्ल्यू। ओके, वही है एफ बटे आर जो फॉर्मूला करके आए हैं घर्षण गुणांक का, घर्षण का। आगे है जी घर्षण का कोण, घर्षण का कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कहते हैं कि घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल के बीच में जो कोण होता है, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच जो परिणामी बल बीच में जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जी, एफ बराबर डब्ल्यू साइन थीटा और आर बराबर डब्ल्यू कोस थीटा, ठीक है। मान लो घर्षण गुणांक कहता है म्यू है, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, बस इसमें पुट किया हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। म्यू बराबर एफ आर, अब एफ की वैल्यू क्या रखोगे, डब्ल्यू साइन थीटा, और आर की वैल्यू डब्ल्यू कोस थीटा। ये कोण में आ जाए तो अगर वह ना घर्षण के कोण का क्या फॉर्मूला होता है तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, एम जी साइन थीटा बटे एम जी कोस थीटा।
एम जी क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं सारा, म्यू बराबर tan थीटा। हाँ जी, क्या होता है कि अगर इसमें देख लो, यही है सारा कुछ, इस डायग्राम में देखो कि यहाँ पे क्या है, एफ और आर है, ठीक है, अपने पास ये रहा एफ, ये रहा आर, और आर के अपोजिट क्या लिखा हुआ है, एम जी, ये रहा एम जी, ठीक है। तो ये किसी बल का ये सतल है, यानी कि ये धरातल है, फ्रिक्शनल लग रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला है जी अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। वो कहता है किसी ठोस धरातल पर जब कोई वस्तु ठोस वस्तु रखी जाती है, किसी ठोस धरातल पर जब कोई ठोस वस्तु रखी जाती है तो अपने भार के समान या धरातल को दबाती है, वो नॉर्मल सी बात है, दबाएगी उसे। इसी प्रकार धरातल भी ठोस पर प्रतिक्रिया करता है, जितने बल से ठोस धरातल को दबाती है उसी बल से ठोस धरातल की प्रतिक्रिया ठोस धरातल से लंबवत होती है। इस क्रिया को अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। आप ज़्यादा ना ध्यान रखो, तो बस ये ध्यान रखो कि किसी ठोस धरातल पर जब कोई ठोस वस्तु रखी जाती है और अपने भार के समान वह धरातल को दबाती है, अगर वो डेफिनेशन पूछता है तो बस इतनी ही आएगी, बस उसको आर से लिखते हैं, ध्यान रखना, ये वही फॉर्मूला आ गया, आर एम जी कोस थीटा और या फिर डब्ल्यू कोस थीटा। ओके, आगे देखो, समान तल पर गति, कहते हैं कि चित्र के अनुसार एम जी भार वाली वस्तु पर बल पी लगाया गया है और मान लो वस्तु समान गति से एस दूरी तय करती है, तो एफ बराबर एफ का पी लिखा हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ है, और आर बराबर एम जी दिया हुआ है। फॉर्मूला वही चल रहा है, देखो डब्ल्यू बराबर एफ गुना एस, ठीक है, ये आप करके आए हैं ना पीछे, एफ बराबर ये मतलब म्यू का आप करके आए थे, तो ये एफ का दिया हुआ, बस उधर जाके म्यू इसके साथ आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं, मेन बना फॉर्मूले कर लोगे आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अगला है जी झुकाव तल पर घर्षण बल के विरुद्ध कार्य है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट। हाँ जी, ये भी नॉर्मल, इसको भी करने की जरूरत नहीं, ये छोड़ सकते हो ये पॉइंट, यही फॉर्मूला चल रहा है, बस डब्ल्यू बराबर एफ गुना में एस, जो आएगा आगे वो देखते हैं अपन। हाँ, एक चीज़ हो रहा है इसमें इंपॉर्टेंट, वो देख लो, ये है जी, ये वाली चीज़, वस्तु को नीचे गिरने से रोकने वाला बल वो होएगा जी पी बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ठीक है। अगर रोकने वाला कहेगा तो वो माइनस में चलेगा, अगर वो कहेगा वस्तु को ऊपर चलाने के लिए बल, तो पी बराबर एम जी साइन थीटा प्लस एफ, ठीक है, बीच में प्लस आ गया ना यहाँ पे और यहाँ माइनस आया था, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, ये आगे भी समझाने वाली चीज़ आपको, देखो आगे। हाँ जी, घर्षण के क्या लाभ है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कहता है कि दैनिक जीवन में घर्षण बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे घर्षण हमें चलने में सहायता करती है, ठीक है। जब अपने पैरों और पृथ्वी के अंदर यानी कि धरती के ऊपर अगर घर्षण है तो ही आप चल सकते हैं, तो जब आप चलते हैं सर की आवाज़ आती है ना, वो घर्षण ही होता है, परंतु यदि घर्षण नहीं होता तो चलना असंभव है। क्या है जी, चलना असंभव है। दूसरी तरफ चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है, मैंने पहले पीछे आपको बताया था, चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है और खुरदरी पर ज़्यादा होता है, तो चलना बहुत कठिन होता है ना चिकनी पे। इसी प्रकार साइकिल, कार, ट्रक आदि के टायरों व सड़क के बीच घर्षण नहीं होती तो वह ब्रेक लगने पर रुक नहीं पाती, ठीक है। घर्षण के बिना चौक द्वारा आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते, लिखना असंभव। इसके क्या क्या लाभ है, पहला लाभ है जी बिना घर्षण के बैट द्वारा पुली को नहीं चलाया जा सकता, बैट द्वारा पुली को नहीं चलाया जा सकता, जैसे मशीनों में होता है इसका काम। दूसरा है जी बिना घर्षण के चलना फिरना और यातायात संभव नहीं है। तीसरा है जी वस्तु एक दूसरे को घर्षण के कारण ही पकड़ती है। चौथा है जी दीवार में कीलें घर्षण के कारण ही रुकती हैं, सब घर्षण के कारण ही सारे काम कर सकते हैं। फाइल के दांते घर्षण बल के कारण ही दांते धातु काटते हैं। चलते हुए पहिए को घर्षण बल देकर ही रोका जाता है। ओके, अगला पॉइंट सिंपल से पॉइंट है, ये आपसे ऑप्शन में पता है क्या पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा कि दीवार में कीलें घर्षण के कारण रुकती हैं या उसकी इसके लिए किसकी जरूरत होती है, घर्षण की जरूरत होती है या नहीं होती, तो बस यही पूछेगा। तो ये आप जहाँ जैसे जैसे मैंने आपको एक बार रीड करवा रही है, आप एक बार और वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, आपको याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। अगला जी रस्सी की हाथ से, हाँ जी 8वें पॉइंट पर पहुंच गया, पर रस्सी की हाथ से पकड़ घर्षण बल के कारण ही होती है, ठीक है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिससे जैसे होता है कि घर्षण बल दैनिक मतलब हमारे हर रोज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। हाँ जी, अगला है जी घर्षण से हानियाँ, घर्षण से क्या क्या हानियाँ भी होती हैं जी, डिसएडवांटेज वो एडवांटेज पड़ी थी। घर्षण के कारण अनेक लाभ हैं, वहाँ पे कुछ हानियाँ भी हैं। दो तलों की बनावट की अनियमितताओं के कारण होता है, तल जितने अधिक खुरदरे होंगे घर्षण बल उतना ही अधिक होगा। आगे देखो जी, घर्षण मशीनों के लिए बहुत हानिकारक होता है, इससे मशीनों की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती, इसकी हानियाँ होंगी। अगर कोई चीज़ जैसे घर्षण ज़्यादा है किसी के दो के अंदर पैदा हो रहा है तो वो घिसावट पैदा करेगी, मशीनें घिसेंगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि मशीनों की बहुत सी शक्ति नष्ट हो जाती है घर्षण के कारण, कार्य में अधिक समय लग सकता है, लागत बढ़ती है।
तीसरा पॉइंट, ऊष्मा उत्पन्न होती है और तलों को खराब कर देती है। पुर्जों का कार्यकाल कम हो जाता है। मशीन की दक्षता कम हो जाती है। हाँ जी, घर्षण कम करने की विधियाँ। अब आप कैसे घर्षण को कम कर सकते हैं वो देख लो जी। घर्षण कम करने की विधियाँ। घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। घर्षण कभी भी आप पूरा समाप्त नहीं कर सकते। मैंने पहले बताया था, अगर घर्षण नहीं है तो आप चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, मशीनें काम नहीं कर सकती। घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसे कम किया जा सकता है। इसे क्या करते हैं, कम किया जा सकता है। घर्षण को कम करने के लिए अनेक विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ जी? पहला है, किसी लुब्रिकेंट जैसे तेल या ग्रीस आदि का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। ठीक है, तेल या ग्रीस का यूज करके। फिर है जी दूसरा, सतह को पॉलिश कर सतह को चिकना बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है जी। ठीक है, तीसरा है जी बाल बेरिंग या बुश का यूज करके घर्षण को कम किया जा सकता है। तलों को रैगमार्क या स्क्रैप आदि से रगड़कर समतल करके घर्षण को कम किया जा सकता है। सतहों का संपर्क क्षेत्रफल कम करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। हाँ जी, पूरी वीडियो में आपको जो समझ ना आए आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या आप इस पे जो नीचे कमेंट है, कमेंट में लिख के मेरे को बता देना कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ जी, अगला है जी घर्षण के प्रकार। अब घर्षण कितनी प्रकार का होता है? टाइप ऑफ फ्रिक्शनल। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। घर्षण कितनी प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है जी। कौन कौन सा? पहला जी स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक, दूसरा डायनामिक, तीसरा रोलिंग। तो जब किसी वस्तु, फर्स्ट देखते हैं, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल, क्या आरोपित बल के कारण उसके किसी प्रकार का विस्थापन उत्पन्न होता है। इसको छोड़ दो, यहाँ से देखो, वस्तुओं की स्थिति के कारण उत्पन्न घर्षण को स्थैतिक यानी घर्षण कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। ठीक है, स्थिति के कारण, जो उसकी स्थिति, वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है, किस तल पे वो चल रही है, चिकने पे चल रही है या खुरदरे पर चल रही है। ठीक है। सॉरी। गतिज घर्षण, डायनामेटिक मतलब दो वस्तुओं के बीच जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर चलने लगे तो वह गतिज ऊर्जा कहलाती है, अर्थात वस्तु की गति के कारण। ठीक है, ये मेन है जी। वस्तु की गति के कारण जो घर्षण उत्पन्न होगा वो होता है गतिज ऊर्जा, गतिज घर्षण। और जो स्थिति पे उत्पन्न होता है, स्थिति के कारण, तो होता है स्थैतिक घर्षण। घूमने वाले घर्षण, रोलिंग, जब दो सतहों के बीच कोई गोल आकार की वस्तु, इसमें गोल आकार की वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर घूमने लगे तो उसे घूमने वाला घर्षण कहते हैं। जैसे चलते वाहन के पहिए और सड़कों के मध्य उत्पन्न हुआ घर्षण। ठीक है, ये 3 प्रकार का घर्षण हो गया जी। अब घर्षण को आप मिटाते किससे हैं? तो लुब्रिकेंट से। लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक से। कहते हैं कि जब वह द्रव्य पदार्थ जो किसी मशीन में रगड़ खाते पुर्जे जैसे बेरिंग, बुश आदि प्रयोग किया जाता है, स्नेहक अथवा लुब्रिकेंट कहलाता है। ठीक है, जो आप बेरिंग बुश पर यूज करते हैं ना, उसको स्नेहक बोलते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट बोलते हैं। इसका उपयोग दो सतहों के बीच एक पतली तह के रूप में किया जाता है जो घर्षण तथा उससे उत्पन्न ऊष्मा को कम करता है। स्नेहक प्रयोग के उद्देश्य यानी कि घर्षण को कम करना, ऊष्मा को शोषित करना, बेरिंग की आयु बढ़ाना, धातु क्षति को घटाना, धूल आदि के अवरोधक का कार्य करना। ठीक है, आगे देखते हैं जी स्नेहक के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के भी क्लासिफिकेशन है, लुब्रिकेंट के भी टाइप है, वो देखेंगे अब अपन। हाँ जी, लुब्रिकेंट के टाइप, ये तो सिंपल ही है वैसे, आपको चलो मैं बता देती हूँ, इसका यूज कम होएगा। हाँ जी, कहता है द्रव टाइप स्नेहक, क्या कहता है? लिक्विड टाइप लुब्रिकेंट। इसका उपयोग कम घर्षण वाली दो सतहों के बीच किया जाता है। यह वनस्पति, ये मेन चीज़ है कि द्रव टाइप जो लिक्विड टाइप लुब्रिकेंट किसका बना होता है जी? वनस्पति तेल, खनिज तेल और जानवरों की चर्बी से तैयार होता है। ठीक है, स्नेक यानी कि लुब्रिकेंट डालने के लिए ऑयल कैन का यूज किया जाता है। इसमें किसका यूज किया जाता है? ऑयल कैन का। फिर है जी अर्ध ठोस टाइप स्नेक, सेमी सॉलिड स्नेक। इसका उपयोग अधिक घर्षण वाली सतहों को के बीच किया जाता है, जैसे बाल बेरिंग हो गया, स्कूटर के शॉकर में ग्रीस भरना हो गया, ये हो गया। ठीक है, स्नेक डालने के लिए ग्रीस गन का यूज करते हैं। इसमें ऑयल क्रेन और इसमें ग्रीस गन का यूज करते हैं। तीसरा है जी ठोस टाइप स्नेक। इसका उपयोग अधिक तापमान वाली सतहों के बीच किया जाता है, क्योंकि अधिक ऊष्मा के कारण द्रव व अर्ध ठोस टाइप स्नेक वहाँ पर रुक नहीं पाते। ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं, ठोस वालों में ग्रेफाइट, माइका, वैक्स, सोप स्टोन, ठोस आदि यूज किया जाता है। आगे देखो जी स्नेक के गुण यानी कि लुब्रिकेंट के क्या क्या गुण हैं। इस प्रॉपर्टीज, इसमें तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसका वाष्पीकरण बहुत कम होना चाहिए। ये चीज़ें ना जो आप आगे जॉब भी करोगे, कंपनी वगैरह में जाएंगे, तो ये आपको चैप्टर बहुत काम देगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको समझ लेना। इसका फायर पॉइंट अधिक होना चाहिए। इसका विशिष्ट घनत्व कम होना चाहिए। इसको पानी में घुलनशील नहीं होना चाहिए। इसका जमाव बिंदु भी बहुत कम होना चाहिए। जमाव में तो मतलब जब जमता है वो। हाँ जी, विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी
कहते हैं किसी तरल पदार्थ का अपने प्रभाव के लिए सव्य द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, किसी तरल पदार्थ का, लिक्विड पदार्थ का अपने प्रभाव के सव्य द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को विस्कोसिटी कहते हैं। मेन तो यही था जी। तरल स्नेहक की विस्कोसिटी तापमान बढ़ने से बढ़ती है और तापमान घटने से घटती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। विस्कोसिटी तापमान बढ़ने से घटती है तथा तापमान घटने से बढ़ती है, उल्ट हो जाता है। हाँ जी, विस्कोसिटी मापांक कहता है तापमान परिवर्तन से विस्कोसिटी का मान परिवर्तित होने की दर को विस्कोसिटी कहते हैं जी। तापमान पर डिपेंड करती है, तापमान परिवर्तन से जो विस्कोसिटी का मान परिवर्तन होने की दर को विस्कोसिटी मापांक कहते हैं। हाँ जी, इसके अंदर ना 3 न्यूमेरिकल हैं यहाँ पे, 1 2, हाँ ये 2 न्यूमेरिकल देख लो, इसी से रिलेटेड आ जाएगा आपके एग्जाम में। कहते हैं कि एक 15 किलोमीटर की वस्तु को क्षैतिज धरातल पर चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी यदि घर्षण गुणांक 0.30 है। ये ना मैंने पीछे PDF भी करवाई है सेकंड ईयर वालों की, उसमें ये सारा चैप्टर आया हुआ है पेपर में। PDF मैंने वो करवाई है जो पेपर में आई हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था जब घर्षण गुणांक की बात आ जाए तो उसको वो म्यू लिखेंगे। ठीक है, म्यू ये लिखा हुआ इन्होंने 0.13। और जो 15 किलोग्राम ये दिया हुआ है ये अपने पास आर है। मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया था, म्यू बराबर FR या F बराबर म्यू आर। अपने को निकालना क्या है, अपने को F निकालना है यहाँ पे। तो F उधर जाएगा, F इधर रहेगा, तो उधर म्यू साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। 0.30 गुना में 15 करके ये 4.5 किलोग्राम इसका उत्तर आ गया। ठीक है, F आ गया। सेकंड क्वेश्चन, 3.2 किलोग्राम की वस्तु को खींचने के लिए 400 ग्राम का बल लगाया गया है, घर्षण गुणांक ज्ञात करो। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें म्यू ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें घर्षण गुणांक दिया हुआ था पहले में, दूसरे में घर्षण गुणांक ज्ञात करना है बस। और म्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, F बराबर R। तो अपने पास F क्या है, 400 है, 400 नहीं, हाँ 400 ग्राम है। और ये क्या है, 3.2 किलोग्राम है ना, इसका ग्राम बनाया हुआ तो 3200 ग्राम बन जाएंगे बस। 400 बटा में 32 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब फॉर्मूला आपको याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ जी, आगे देखते हैं जी। मेन आ जाओ आप इन क्वेश्चनों पे। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं पहला, कि एक काय यानी कि एक बॉडी को सतह पर फिसलाने के बल का प्रयोग किया जाता है। घर्षण यानी कि घूर्णन की दिशा के अपेक्षांतर घर्षण बल की दिशा क्या होगी, समांतर होगी, विपरीत होगी, या लंबवत होगी, या घुमावदार होगी। तो मैंने आपको पहले कितनी बार ये बता दिया कि उसके हमेशा विपरीत होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी, विपरीत। बी ऑप्शन सही रहेगा पहले का। सेकंड, 4 बलों को 3 शीर्ष से 4 दिशाओं में चिन्हित किया गया है। तो एक्स द्वारा दर्शित बल का नाम बताएं। तो एक्स का नाम बताना है। तो एक्स क्या है, ये रहा एक्स जी। ठीक है, ये अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, ये वेट फोर्स है। तो एक्स क्या है अपने पास, ये है जी अभिलंब प्रतिक्रिया यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। हाँ जी, अगला है तीसरा, घर्षण गुणांक का सूत्र कौन सा है। तो देखो भाई, इसमें है घर्षण गुणांक का सूत्र, मैंने आपको बताया था। म्यू का सूत्र क्या होता है, म्यू का सूत्र तो जी F बटा में R होता है जी। F बटा में R नहीं है, यहाँ देखो R बटा F लिख रखा है, तो ये गलत है, यानी कि कोई नहीं आएगा। ठीक है, कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन, तेल के पतले एवं गाढ़ेपन को मापने के लिए किस टर्म का यूज करते हैं, सूक्ष्म मापी या विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है, अभी भी पढ़ के आए थे आप। पांचवा है जी, जब कोई वस्तु चलती है तो घर्षण किस दिशा में होता है, उसके चलने की दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में, उसके लंबवत या किसी निश्चित कोण में। ये भी मैंने आपको बताया था, उसी की विपरीत दिशा में। ओके, बी ऑप्शन सही रहेगा। हाँ जी, अगला देखो, छठा क्वेश्चन, छठा सातवां न्यूमेरिकल सेम उसी की तरह है। सातवां आठवां देखो, निम्न में से कौन सा स्नेहक नहीं है, ऑयल, ग्रेफाइट, जल या लो चूर्ण। तो ऑयल भी है, ग्रेफाइट भी है, एक लुब्रिकेंट, जल भी है, तो कई है, सब भी है, तो लो चूर्ण नहीं है। ठीक है, लो चूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन, है ढालू तल पर। 9 क्वेश्चन देखो, ढालू तल पर किसके कारण उतरना संभव होता है, प्रतिक्रिया, भार, घर्षण या लुब्रिकेंट। ढालू तल पर किसके कारण उत्पन्न होता है, मैंने बताया भी था आपको, घर्षण के कारण ही अपन चलते हैं, बैठते नहीं चलते हैं। हाँ जी, 10वां क्वेश्चन है 10th, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वह मान होता है जो सतह की इनक्लाइनेशन में वृद्धि के साथ बढ़ता है या घटता है। तो 10वें क्वेश्चन में आएगा जी घटता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा। 11वां क्वेश्चन है जी, स्नेह के उपयोग से घर्षण पर प्रभाव पड़ता है, कम पड़ता है या अधिक पड़ता है या समान या कोई नहीं। ये भी आपको बताया था जी, कम होता है। ठीक है, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के उपयोग से घर्षण पर प्रभाव कम पड़ता है। तापमान पर बढ़ने पर विस्कोसिटी पर प्रभाव क्या पड़ता है, तापमान बढ़ने पर बताया था ना मैंने, बढ़ने पर घटता है और घटते पे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आएगा घटता है।
लो जी, ये क्वेश्चन हो गए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लो जो आपके पेपर में आते हैं। सभी के लिए ये साइंस इंपॉर्टेंट है भाई, सभी के लिए, हरियाणा वाले पेपरों के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आईटीआई वालों के लिए, सभी के लिए। हाँ जी, घर्षण गुणांक पहला देखो, घर्षण गुणांक डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है घर्षण गुणांक? तो सरफेस फिनिशिंग पर। इसमें आएगा जी सरफेस फिनिशिंग, ठीक है, बोल देते हैं आपको सरफेस फिनिशिंग पहले में। दूसरा है जी, घर्षण तथा ऊष्मा कम करने के लिए मशीन में डैश का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं घर्षण तथा ऊष्मा कम करने के लिए मशीन में डैश का यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट क्या आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा कि लुब्रिकेंट। तीसरा जी, दो वस्तुओं के बीच उत्पन्न हुई बाधक बल को कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच क्या होता है? वो घर्षण ही तो होता है दो वस्तुओं के बीच में, यहाँ आ जाएगा घर्षण, तीसरे में आएगा घर्षण। चौथा है जी, जितने बल से ठोस वस्तु ठोस जगह को दबाती है उस प्रतिक्रिया को कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया। इसमें आ जाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया। ओके, अभिलंब प्रतिक्रिया। हाँ जी, पांचवा है, उच्चतम सीमा वाले घर्षण को कहते हैं, उच्चतम सीमा वाले घर्षण को डैश कहते हैं। तो सीमांत, सीमांत घर्षण बल, ठीक है, सीमांत घर्षण बल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन छठा, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स, घर्षण गुणांक यानी कि म्यू, म्यू का फॉर्मूला क्या था? एफ बटा में आर, म्यू का फॉर्मूला एफ बटा में आर। हाँ जी, आगे सातवां, वह कौन जिस पर वस्तु का धरातल किसी कोण पर झुका होता है, मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग प्रतिक्रिया। यहाँ जगह स्लाइडिंग प्रतिक्रिया। आठवां है जी, जिस दिशा में कोई वस्तु चलती है घर्षण उसके डैश दिशा में उत्पन्न होता है। किसमें होता है जी? विपरीत। आठवें में आएगा जी विपरीत, ठीक है। नौवां है जी, घर्षण बल सतहों के डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो एरिया पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। नौवें में एरिया। दसवां है जी, घर्षण से गति को नियंत्रित करना डैश हो जाता है, आसान, ठीक है। तो 10वें में क्या आ जाएगा? आसान, इजी। हाँ जी, 11वां, 11 क्वेश्चन, 11 फिल इन द ब्लैंक्स, घर्षण से मशीन की शक्ति डैश होती है। 11 में नष्ट, घर्षण से मैंने आपको बताया भी था ना क्या होती है जी? नष्ट। इसमें आ जाएगा जी नष्ट 11 में। 12 देखो जी, बेरिंग के प्रयोग से डैश को कम किया जा सकता है, घर्षण। बेरिंग के यूज से क्या किया जा सकता है? घर्षण को कम किया जा सकता है। इसमें आएगा घर्षण 12 में। 13 है जी, घर्षण से डैश कम हो जाती है, दक्षता। 14 है जी, खुरदरे धरातल पर घर्षण डैश होता है। खुरदरे धरातल पर हमेशा क्या होता है? घर्षण अधिक होता है। क्या होता है जी? अधिक होता है, अधिक। हाँ जी, 15 क्वेश्चन, घर्षण के बिना पेड़ पर चढ़ना बताओ आसान होता है या मुश्किल होता है? ये आप कमेंट में बताना मेरे को, असंभव आएगा या संभव आएगा। 15 फिल इन द ब्लैंक्स। 16, डैश तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। 16, सीमांत घर्षण बल, ठीक है, सीमांत घर्षण बल ना तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है जी। 17, घर्षण बल अभिलंब प्रक्रिया के डैश है, समानुपाती। इसमें आएगा समानुपाती। 18 है जी, बिना घर्षण के पृथ्वी पर चलना असंभव है। इसमें आएगा असंभव है, यानी कि नहीं चल सकते। हाँ जी, ये थी आपकी क्लास, यानी कि आईटीआई वाले सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए ये पहला चैप्टर है। इसको आप कॉपी पे करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये आप कॉपी पे करोगे और बाकी आप सारी मैंने आपको थ्योरी करवा दी। इसको अच्छे से आप क्लास को लगाओगे, समझोगे। परसों आपका मैथ का और साइंस का टेस्ट है, तो अच्छे से आप टेस्ट देना। एक क्लास कल हो जाएगी तो आपका अच्छे से हो जाएगा, 2 चैप्टर ही आएंगे उस टेस्ट में। तो जुड़े रहे आप इसी चैनल से। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट में बताना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को। डेली आपकी इस चैनल पे क्लास आया करेगी। और ये जो साइंस आपको करवाई गई है, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कर सकते हो। ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।